तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्कहेलमिन्थेस के बारे में। तो एस्कहेलमिन्थेस देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एस्कहेलमिन्थेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम निमेटोडा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निमेटोडा ही बोल सकते हैं। एस का मतलब होता है बैग लाइक, राइट, बैग लाइक, ठीक है ना। या इसे हम कह सकते हैं राउंड, या हम लोग कह सकते हैं सैक लाइक। और हेलमिन्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है वॉर्म, वॉर्म्स। तो एस्कहेलमिन्थेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? राउंड वॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राउंड वॉर्म भी बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने नाम का ऑपरेशन कर लिया है। अब हम लोग जर्नल कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। वही पुराने जर्नल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन थोड़े थोड़े चेंज हैं। ऑफ कोर्स हम लोग जैसे जैसे फाइलम में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चल रहे हैं फाइलम की, तो थोड़े बहुत चेंजेस आते रहेंगे। तो हैबिट और हैबिटेट की हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये कैसे हो सकते हैं? ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ये एक्वेटिक हो सकते हैं। ठीक भाई, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और एक्वेटिक हो सकते हैं। ठीक, फिर हमने कहा कि ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, या फिर ये पैरासिटिक हो सकते हैं। फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर ये पैरासिटिक हो सकते हैं, यानी कि पैरासाइट की तरह काम कर सकते हैं। और अगर ये पैरासिटिक होंगे तो ये क्या होंगे बताओ? एंडो पैरासाइट होंगे। क्या होंगे बच्चों? एंडो पैरासाइट होंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थ्स को, तो वो कैसे थे? एंडो पैरासाइट थे, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म या होस्ट के अंदर रह के उससे न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक, तो ये कैसे हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासिटिक हो सकते हैं। अब बच्चों यहां पे ये पैरासिटिक तो हैं, और ये पैरासिटिक मजे की बात ये है कि एनिमल के लिए भी हो सकते हैं, यानी कि किसी एनिमल के अंदर भी रह सकते हैं, और साथ ही साथ ये प्लांट के लिए भी पैरासिटिक होते हैं। एनिमल्स के लिए भी पैरासिटिक होते हैं और प्लांट्स के लिए भी पैरासिटिक होते हैं। जैसे आप लोग 12th में पढ़ोगे, या जो नीट के बच्चे उन्होंने 12th में पढ़ा होगा, मेरेडिगोइन इनकॉग्निशिया, तो वहां पे यही निमेटोड्स होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं। किनके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, राइट। तो हमने ये इनका हैबिट और हैबिटेट हमने इनको देख लिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बच्चों बात करें तो यहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रहे बच्चों। पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं, पहली बार यहां पे बात कर रहे हैं कि यहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कैसा था बताओ? ऑर्गन लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे पहली बार ये चीज ऐड हुई है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। और पैरासाइट फॉर्म किस में भी हो सकते हैं बताओ? प्लांट्स में भी हो सकते हैं। अभी तक हम लोग दो बातें ये पढ़ चुके हैं, दो बातें हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। बच्चों जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने बात की भाई सीलोम की। तो सीलोम से पहले मुझे जानना है कि जर्म लेयर कितनी है। तो आप जानते हो कि एवोल्यूशन इरिवर्सिबल होता है, कि अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस में 3 जर्म लेयर आ गई तो यहां पे भी 3 जर्म लेयर होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एवोल्यूशन अब बैक हो। तो यहां पे ये जर्म लेयर के हिसाब से कितने हैं बताओ? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि यहां पे कितनी जर्म लेयर है बताओ? 3 जर्म लेयर है। और 3 जर्म लेयर है तो हम सीलोम की बात कर सकते हैं। 3 जर्म लेयर है तो सीलोम की बात कर सकते हैं। और यहां पे बच्चों, यहां पे एक नई बात है, ये होते हैं सूडो सीलोमेट। कैसे होते हैं बताओ? सूडो सीलोमेट होते हैं। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि जब भी कभी इवोल्यूशन होता है, जब भी कभी इवोल्यूशन होता है, जब भी कभी विकास होता है, तो विकास एक ऐसी प्रोसेस है जो ग्रेजुअल चेंज है, यानी कि धीरे धीरे चेंजेस होंगे। एकदम से सडन चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो सीलोम नेचर ने नहीं दी। अब जब नेचर ने सीलोम दी है तो सीलोम पैचेस के फॉर्म में दी है, यानी कि पूरी तरीके से एकदम से कैविटी नहीं मिली, इन्हें कैविटी मिली पैचेस के फॉर्म में। कैसे मिली तो वो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए। तो यहां पे सीलोम तो है लेकिन सूडो सीलोमेट है ये, यानी कि सीलोम पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं है, पैचेस के फॉर्म में है, राइट। अब बॉडी प्लान की बात कर लेते हैं। तो बच्चों इनका बॉडी प्लान होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि इनके पास में
दो ओपनिंग्स हैं, माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग्स यहां पे इनके पास हैं, और जिनके पास ऐसा होता है तो बॉडी प्लान कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसको भी कवर किया है। अब बात करते हैं सिमेट्री की, तो फिर से वही इवोल्यूशन, यार इवोल्यूशन आगे की तरफ बढ़ गया, यानी कि हम लोग रेडियल सिमेट्री से बाइलेटरल सिमेट्री की तरफ पहुंच चुके हैं। तो इसकी भी सिमेट्री कैसी होगी बताओ, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा। ये भी कैसा होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा। यार सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड इसमें क्या होगी बताओ, एब्सेंट होगी। ना ही इसमें सेगमेंटेशन आपको दिखाई देंगे और ना ही इसमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होंगी। तो आप देखो कि जनरल कैरेक्टर्स में हमको लगभग लगभग सभी में पिछले फाइलम से कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिले हैं, जो कि नोट करने वाले डिफरेंसेस हैं। आगे की बात करते हैं। तो अगर हम लोग इनकी फिजियोलॉजी की बात करें बच्चों, तो फिजियोलॉजी में देखो डाइजेशन की बात करें तो पहली बार बच्चों इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बताओ कैसा है, बताओ कंप्लीट है। कैसा है, कंप्लीट है। यार डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट क्यों है, मैं आपको बता चुका हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इस वजह से है क्योंकि यहां पे दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, यानी कि माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं तो हम उनको बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अगर सिर्फ एक ओपनिंग होती है तो हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट है, और ऐसी कोई ओपनिंग नहीं है जो माउथ और एनस की तरह वर्क करे तो हम बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। लेकिन यहां पे दो ओपनिंग्स हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बार हमको देखने को मिला कि एस हेल्मिंथीज में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का है। और कैसा है बताओ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। कैसा है बताओ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है ना, यानी कि वह डाइजेशन जो सेल्स के सिक्रीशन से कहीं पे हो रहा है, उनके द्वारा किए गए सिक्रीशन से कहीं पे हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। जैसे हमारे अंदर होता है, हम लोगों का खाना कहां जाता है, पेट में। अब जो पेट में जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं उनके सिक्रीशन से हमारा डाइजेशन हो रहा है, तो सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, राइट। अच्छा, रेस्पिरेशन की बात करो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पे क्या है बताओ, एब्सेंट है बच्चों। और यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या है बताओ, एब्सेंट है। यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या है, एब्सेंट है। लेकिन सर्कुलेशन किसके थ्रू हो सकता है, सीलोमिक फ्लूइड की वजह से हो सकता है। अब एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो यहां पे एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू रेनेट सेल्स, या रेनिटे सेल्स बोलते हैं, रेनिटे सेल्स बोलते हैं, या रेनेट सेल बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। ये रेनिटे सेल्स हैं, इनके पास में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। जैसे हमने प्लेटीहेल्म्स में पढ़ा था कि वहां पे फ्लेम सेल्स थी, ऐसी यहां पे रेनिटे सेल्स होती हैं, जो कि कैसी होती हैं, एच शेप होती हैं। ये एक तरीके का, ये देखो, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये है रेनिटे सेल्स। तो ये कैसी है बताओ, एच शेप्ड है। कैसी है बताओ, एच शेप्ड है। इससे ऊपर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसी होती हैं, एच शेप्ड होती हैं, इतना बस आपको जानकारी चाहिए। तो यहां पे एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है बताओ, रेनिटे सेल्स के थ्रू होता है, ठीक। अब सुनो, यहां पे जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है वो ओपन होती है थ्रू पोर, यानी कि बॉडी के बाहर। अभी पता चलेगा आपको, बॉडी के बाहर यहां पे एक्सक्रीटरी जो ट्यूब है वो ओपन होती है, और किसके थ्रू ओपन होती है, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ओपन होती है। तो यहां पे एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। यहां पे क्या पाया जाता है बच्चों, एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। अच्छा जी, नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इनके पास में क्या होती है, इनके पास में होती है नर्व रिंग। क्या प्रेजेंट होती है इनके पास में, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। और उस नर्व रिंग से इस तरह से दो वेंट्रल सॉलिड
है, जैसे हमारे में सिंगल, डॉर्सल, हॉलो, स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, ब्रेन से निकल रही है, ऐसे ही यहाँ पे ब्रेन की तरह क्या है, नर्व रिंग है, ये मान लो ब्रेन है, और इससे क्या है, इससे दो नर्व कॉर्ड निकल रही हैं जो कि डॉर्सल नहीं है, वेंट्रल है, एक नहीं है, दो है, हॉलो नहीं है, सॉलिड है, राइट। तो ये इनका नर्वस सिस्टम है। अगर हम लोग बात करें इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, वो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। कैसे होते हैं बच्चों, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि ये होते हैं डायोइशियस, ठीक है ना, यानी कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। मेल और फीमेल को आप देखकर पहचान लोगे कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। रिप्रोडक्शन कैसा हो, रिप्रोडक्शन वाइज कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि डायोइशियस होते हैं, और रिप्रोडक्शन यहां पे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, तो इनमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट पाया जाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा प्रेजेंट होता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम उसको कहते हैं जहां पे लार्वा प्रेजेंट हो। तो अगर जब इनमें जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो वहां पे इनके पास लार्वा भी होता है, और उस लार्वा का जो नाम है रैबिडिफॉर्म लार्वा, रैबिडिफॉर्म लार्वा, रैबिडिफॉर्म लार्वा। तो अगर तुमसे कभी भी ये पूछा जाए बच्चों कि जो एस्के हेलमिंथीज हैं उनमें जो लार्वा है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे रैबिडिफॉर्म लार्वा। पहले पूछा जाता था, अब तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इनमें रैबिडिफॉर्म लार्वा पाया जाता है, ये बात याद रखना। एक और चीज है जो आप सिर्फ सुन लो कि जो एस्केरिस है उसमें सिंगल टेस्टिस होती है, ठीक है ना, तो नेचुरल मोनार्किडिज्म होता है, इसमें सिंगल टेस्टिस होती है। पुराने क्वेश्चंस हैं लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको सुनने चाहिए। सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करें बच्चों, तो यहां पे सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एम्फिड्स एंड फेजमिड्स। और ये दोनों कैसे होते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बताओ, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हालांकि याद मत करना, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो याद करने की इच्छा है तो एम्फिड्स और फेसमिड्स होते हैं, और ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। आगे की बात करते हैं हम लोग। देखो भाई, अब अभी मैंने आप लोगों से कहा कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, यानी कि हम मेल और फीमेल एस्केरिस को देखकर पहचान लेंगे कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे आप जानते हो कि ये मेल एस्केरिस है और आप जानते हो ये फीमेल एस्केरिस है। भाई कैसे मुझे पता चला, इसमें तो मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये मेल है या फीमेल है। तो देखो मेल कैसा होता है, एक तो मेल छोटा होता है और पतला होता है। मेल कैसा होता है, छोटा और पतला, जबकि फीमेल बड़ी होती है और मोटी होती है, पहली बात। दूसरी बात यह बच्चों कि मेल हल्का सा, जो एक एंड है वो हल्का सा टिल्ट होता है, यानी कि कवर्ड होता है, यानी कि टेढ़ा होता है, और जो फीमेल है वो स्ट्रेट होती है ना। फीमेल कैसी है, स्ट्रेट। तो मेल कैसा होता है, पतला, आप जानते हो। फीमेल कैसी होती है, मोटी। और मेल क्या है बताओ, छोटा है, और फीमेल क्या है बताओ, बड़ी है। और मेल जो है उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन है, तो वो हल्का सा टेढ़ा है, जबकि फीमेल क्या है, स्ट्रेट है, राइट। एक बात तो ये। दूसरी बात बच्चों क्या है कि अगर हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या कॉमन है, तो देखो इनका जो माउथ है वो क्या है, टिप पर है, बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर टिप पर क्या है, माउथ। ये देखो यहां पे आपको नजर आ रही है, ये है लेटरल लाइन, यानी कि अगर मान लो हम लोग बात करते हैं तो ये क्या बताओ, लेटरल लाइन है। और लेटरल लाइन के ये वाला हिस्सा क्या होता है, डॉर्सल, और ये वाला हिस्सा क्या है बताओ, वेंट्रल। तो ऊपर माउथ है, माउथ के नीचे इनमें होता है एक्सक्रीटरी पोर। कहां साइड पे बताओ, किस साइड पे, वेंट्रल साइड पर।
कहां पर? वेंट्रल साइड पे। मैंने आपसे कहा था कि इनकी एक्सक्रीटरी ट्यूब एक पोर के थ्रू बाहर निकलेगी, एक पोर के थ्रू ओपन होगी, तो ये क्या है बताओ? एक्सक्रीटरी पोर है बच्चों। और एक्सक्रीटरी पोर कहां पे मौजूद है? डॉर्सल साइड में कि वेंट्रल साइड में? वेंट्रल साइड में, राइट। ये इनकी बच्चों लेटरल लाइन है। अब फीमेल के पास, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के पास एक और हमें क्या मिला? डिफरेंस। क्या क्या पहले डिफरेंस थे? मेल छोटा था, फीमेल बड़ी थी, मेल पतला था, फीमेल मोटी थी, मेल हल्का सा टेढ़ा था, कर्व था, लेकिन फीमेल स्ट्रेट थी। अब फीमेल के पास में फीमेल गोनोपोर होगा वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड में क्या होगा? फीमेल गोनोपोर, जहां से फीमेल जो है फर्टिलाइज्ड एग को बाहर निकालेगी, फर्टिलाइज्ड एग को बाहर निकालेगी। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद में बच्चों फीमेल के पास, ओनली फीमेल के पास में वेंट्रल साइड में एक और पोर होगा जिसे कहेंगे एनस। तो बच्चों फीमेल के दोनों पोर कंप्लीट, ये है माउथ, ये है एनस, साथ ही साथ क्या है? फीमेल गोनोपोर और एक्सक्रीटरी पोर दोनों में है। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा मेल में क्या क्या चीजें हैं। मेल में होता है बेटा क्लोएका या क्लोएकल अपर्चर, राइट। तो मेल में देखो कहीं पे एनस नहीं है भाई मेरे, क्या है? क्लोएकल अपर्चर है। और अगर आप लोगों ने फ्रॉक पढ़ा है तो ठीक है, और अगर फ्रॉक नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बताऊं कि क्लोएका एक ओपनिंग होती है जो कॉमन ओपनिंग होती है। क्या होती है बताओ? कॉमन ओपनिंग होती है, कॉमन ओपनिंग होती है। और ये कॉमन ओपनिंग में क्या क्या ओपन होता है? इस कॉमन ओपनिंग में क्या क्या है? ये किन किन चीजों की ओपनिंग होती है? ये होती है बेटा एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग। अब एलिमेंट्री कैनाल बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग, है ना। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पोस्टीरियरली का ओपन कहां हो रहा है? एनस में। लेकिन इनके पास एनस ना होकर क्या है भाई? क्लोएका। ये होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग। यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर मान लो हम लोग बात करते हैं मेल फ्रॉक की, तो अगर मान लो उसका स्पर्म बाहर निकल रहा है तो, या फिर फीमेल के ओवम बाहर निकल रहा है, तो वो कहां से निकलेगा? वो निकलेगा क्लोएका से बाहर। ठीक। और यहां पे तीसरी ओपनिंग है एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग, यानी कि जो एक्सक्रीटरी, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी इसी क्लोएका से बाहर निकलेगा। लेकिन बच्चों ये बात मैं बता रहा हूं फ्रॉक के केस में, वहां पे क्लोएका है, यहां पे क्लोएकल अपर्चर। ठीक। यहां अंतर बच्चों सिर्फ इतना सा है कि यहां पे जो ये क्लोएकल अपर्चर है ये एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है, यानी कि एनस की तरह काम कर रहा है, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग है। लेकिन 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 बच्चों ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग नहीं है, क्योंकि उसके लिए यहां पे मौजूद क्या है? उसके लिए यहां पे मौजूद है एक्सक्रीटरी पोर। ध्यान देना बच्चों, ये क्लोएकल अपर्चर फ्रॉक के क्लोएका से मिलता जुलता है, लेकिन फ्रॉक के क्लोएका में कॉमन ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की। लेकिन एस्केरिस के केस में जो क्लोएकल अपर्चर है वो कॉमन ओपनिंग है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग कॉमन नहीं है, क्योंकि उसके पास में एक्सक्रीटरी पोर ऑलरेडी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल। सही। साथ ही साथ बच्चों मेल में क्या पाई जाती है? पीनियल सीटी पाई जाती है। इट इज पेनिस लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या काम करता है? इसके थ्रू फीमेल गोनोपोर को ओपन करता है, राइट। तो इसके पास क्या है बताओ? पेनियल सीटी है। तो बच्चों बताओ क्लोएकल अपर्चर किस में पाया जाएगा? मेल में। कर्व कौन होगा? मेल। पीनियल सीटी किस में पाई जाएगी? मेल में। एनएस किस में पाई जाएगी? फीमेल में। फीमेल गोनोपोर किस में पाया जाएगा? फीमेल में। और बाकी अगर हम लोग बात करें लेटरल लाइन की या माउथ की, जो टिप पर माउथ है वो दोनों में पाए जाएंगे, राइट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि मेल और फीमेल एक्सकेरिस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं बच्चों। तो यहां पे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप जानते हो एस्केरिस को हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म बोलते हैं। और ये एक तरीके का पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है, और एस्केरियासिस आपने एक बीमारी सुनी होगी, उसको कॉज करता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे देखो इंटेस्टाइन में बहुत सारे एस्केरिस हो गए हैं, और बचपन में भी आमतौर पे हम लोगों को डॉक्टर्स जो है वो कीड़ों की दवाई दे देते हैं, आपने सुना होगा बहुत नॉर्मली, क्योंकि एस्केरियासिस का इन्फेक्शन ज्यादातर बच्चों को होता है। क्यों? बच्चे कुछ भी जमीन पड़ा होता है वो खा लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, तो उसकी वजह से एस्केरियासिस बच्चों में ज्यादा होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें एस्केरियासिस हो गया है, जो इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे एस्केरिस हो चुके हैं।
दूसरा है बेटा वॉचरेरिया। तो वॉचरेरिया भी क्या है बताओ, निमेटोड है। और वॉचरेरिया क्या है, वॉचरेरिया ऐसा वर्म है जो फाइलेरिया कॉज करता है, इसे हम फाइलेरियल वर्म कहते हैं। फाइलेरिया क्या होता है, ये आपने सुना होगा एलिफेंटाइटिस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे हाथ पैर हैं, जो लिम्स हैं, उनमें जो लिम्फ वेसल्स है वो कैसे हो जाती हैं, स्वेल हो जाती है, उनमें जो लिम्फ है वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। ये यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे देखो एक पैर इसका बिल्कुल बहुत बड़ा सा हो गया है हाथी की तरह, और एक पैर नॉर्मल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटाइटिस, यानी कि हाथी पांव भी बोलते हैं। और हाथी पांव या एलिफेंटाइटिस किसकी वजह से होता है, इसी वॉचरेरिया की वजह से होता है, यानी कि फाइलेरियल वर्म की वजह से होता है। तीसरा जो आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है वो है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा को हम लोग क्या बोलते हैं, हुकवर्म बोलते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं चुन्ना। क्या बोलते हैं, चुन्ना। तो ये भी क्या है, एक एग्जांपल है किसका, एस्के हेलमिंथेस का। तो यहां पे हमारा एस्के हेलमिंथेस खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।